बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार राष्ट्रपति भवन के बजाय जाटिया संसद भवन के साउथ प्लाजा में तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शाम 4 बजे तारिक रहमान सहित मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे, जबकि सुबह 10 बजे सभी 297 सांसदों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिर उद्दीन शपथ दिलाएंगे। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के 1200 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। तारिक रहमान के शपथ से पहले अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कहा कि बांग्लादेश अब कोई दबाव वाला देश नहीं है। दूसरे देशों के साथ उसके संबंध आपसी सम्मान और राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगे। पीएम मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों का मुंबई एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच आज दोपहर 3:15 बजे लोक भवन में द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों नेता शाम 5:15 बजे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए मैक्रों दिल्ली में हो रहे AI इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वाल्ट्रीन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा। इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू किया जाने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देशों के बीच हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए समझौते पर दस्तखत होने की भी संभावना है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक AI इम्पैक्ट 2026 का आगाज हो चुका है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वहीं दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट AI सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहां सुंदर पिचाई और मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल CEO शामिल होंगे। AI इम्पैक्ट एक्सपो में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को एक एक कर सारे AI मॉडल सिखाए और बताया कि कैसे आने वाले दिनों में AI के इस्तेमाल से हर सेक्टर को आसान बनाने की राह पर कंपनी काम कर रही है। जियो के AI इकोसिस्टम में जियो AI स्टैक, जियो संस्कृति AI, आरोग्य AI, जियो शिक्षा समेत जियो AI होम को दिखाया गया। जियो AI क्लासरूम के जरिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी इजी वे में स्टूडेंट्स को समझाया गया। इसका मकसद छात्रों के मन से पढ़ाई के डर को दूर करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके माइंड को अपडेट करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने नए भवन को सेवा के माध्यम से शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया और कहा कि ये इमारत वास्तव में नागरिक देवो भव का प्रतीक है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति के आने पर खुशी जताई और लिखा कि विभिन्न विषयों पर उनकी दृष्टि हमेशा विचारशील और ज्ञानवर्धक होती है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी अजीत गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। एनसीपी अजीत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक सुनेत्रा पवार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं और फिलहाल पार्टी की प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं गांधीवादी नहीं हूं, नेहरूवादी हूं, राजववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। दरअसल मणिशंकर अय्यर के केरल में तीसरी बार लेफ्ट की सरकार बनने के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा ने उन्हें बाहरी बताया था, जिसके बाद मणिशंकर अय्यर ने खुद को कांग्रेस का मेंबर बताते हुए सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। लखनऊ में आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए बीती रात से ही कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा होने लगे थे। पार्टी की तरफ से सभी तरह की तैयारियां भी की गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जानकारी देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। अजय राय ने योगी सरकार पर जमकर हमला भी बोला था।
चेक बाउंस केस में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई मिल जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। राजपाल यादव ने सोमवार को शिकायतकर्ता के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। हालांकि कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बाल सुधा गृह से 3 कैदी फरार हो गए हैं। फरार होने वाले कैदियों में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कैदियों ने फरार होने के दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में हवाला के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गैर कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जा रहे 8000 म्यूल अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन खातों में आने वाला पैसा अलगाववादी या देश विरोधी कामों में मदद कर सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल और यूटी सिक्योरिटी एजेंसियां और दूसरी इन्फोर्समेंट बॉडी इन अकाउंट को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। म्यूल बैंक खाता साइबर धोखाधड़ी का नया नाम है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चिंता का विषय है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक रईसजादे की स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की मौत मामले में मां का दर्द झलका है। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि 23 साल से अकेले बेटे को पाला था और एक रईसजादे की लापरवाही ने उन्हें उनके बेटे को छीन लिया। आपको बता दें कि 3 फरवरी को लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुए हादसे में साहिल की मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में दिल्ली बाईपास पर दिनेश गोगा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात अपने एक साथी के साथ पैदल जा रहे दिनेश गोगा पर 2 बाइक पर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस को मौके से गोली के तकरीबन 30 खोखे बरामद हुए हैं। दिनेश गोगा पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस गैंगवॉर की आशंका जता रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलीरा गांव में हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, खून में सने कपड़े और चादर भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी महिला मीनाक्षी ने कबूल किया है कि उसने 14 फरवरी की रात पति को नींद की गोलियां दी और फिर प्रेमी ने हथौड़े से मारकर उसकी हत्या की। बाद में शव को बाइक पर लादकर गांव के बाहर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मजार को तोड़ने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ युवक हथौड़ा लेकर मजार तोड़ते नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में सनातन का गाना चल रहा है। वीडियो में एक युवक ने मजार को अवैध और हिंदू बहुल इलाके में बना हुआ बताया। साथ ही ऐसे और मजारों को तोड़ने की चेतावनी दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में कलेक्ट्रेट के सामने एक होटल में दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक से पहुंचे 8 युवकों ने होटल स्टाफ के साथ लात घूसों और बेल्ट से जमकर मारपीट की और आरोप है कि होटल में तोड़फोड़ भी की गई और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। होटल संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी है। बरेली के नवाबगंज बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले 30 साल से एक पाकिस्तानी महिला बिना नागरिकता के रह रही है। उसने अपनी बेटी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स और वोटर आईडी बनवाए। वहीं ये महिला 30 साल पहले लॉन्ग टर्म वीजा पर अपनी बेटी के साथ भारत आई थी। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उसने एम्बेसी और सरकारी दफ्तरों का दौरा किया। स्थानीय महिला की शिकायत पर पाकिस्तानी सभा पर कार्रवाई की गई, जहां पुलिस की गिरफ्त में उसने खुद अपना जुर्म कबूला। राजस्थान की भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाका कितना जोरदार था, वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ब्लास्ट के साथ ही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में जमीन का झगड़ा जानलेवा साबित हुआ। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लड़ाई के बीच एक शख्स सिर के बल गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार वाले सबसे बड़े भाई और उसके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच की जा रही है।
दिल्ली के रोहड़ी से बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई। सेक्टर 24 स्थित एक क्लिनिक में लड़की के कपड़े पहनकर आए एक शख्स ने महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का जीजा है। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए महिला का भेष बनाया था। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने भाग रहे हमलावर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि हमले की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद काफी दूर तक आग की लपटें देखी गई। जयपुर के झोटवारा इलाके में बीती रात एक कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। मौके पर धू-धू कर लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान बताया जा रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टियों वाला देश है। 2026 में छुट्टियों को लेकर जारी कैलेंडर में भारत टॉप पर है। दुनिया भर के देश अपनी संस्कृति, धर्म और काम के बीच संतुलन बनाकर छुट्टियों का ऐलान करते हैं। भारत अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विविधता की वजह से 42 सार्वजनिक छुट्टियों के साथ पहले स्थान पर काबिज है, जबकि दुनिया भर के देशों की औसत छुट्टियां 13 हैं। न्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया है छुट्टियों का ये इंडेक्स। T20 विश्व कप में आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड और कनाडा की टीम आमने सामने होगी। चेन्नई में सुबह 11 बजे से खेला जाएगा ये मैच और श्रीलंका के पल्लेकेले में दोपहर 3 बजे से आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। जिम्बाब्वे के लिए सुपर 8 में बने रहने के लिए मैच जीतना जरूरी है। मुंबई के वानखेड़े में शाम 7 बजे से स्कॉटलैंड और नेपाल की टीम के बीच टक्कर होगी। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया को उलटफेर का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर 8 में बने रहने के लिए जिम्बाब्वे के मैच के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जिम्बाब्वे अगर आज आयरलैंड को हरा देता है तो T20 विश्व कप में थम जाएगा ऑस्ट्रेलिया का सफर। वहीं सुपर 8 में पहुंच जाएगा जिम्बाब्वे। दरअसल 3 मैचों में 2 हार के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम 2 मैचों में 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। जिम्बाब्वे को अभी 2 मैच खेलने हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी 1 मैच खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को 182 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की टीम ने 18 ओवर में ही 2 विकेट खोकर ये मैच जीत लिया। श्रीलंका की तरफ से पथोमा निसंका ने इस T20 विश्व कप का पहला शतक जड़ दिया। निसंका ने 52 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं कुशल मेंडिस ने 51 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 56 और मिचेल मार्श ने 54 रनों की पारी खेली। पथोम निसंका को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। विश्व कप की सुपर 8 के लिए अब तक 5 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। सुपर 8 के लिए ग्रुप ए से भारत क्वालिफाई कर गया है, वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका ने अपनी जगह बनाई है। ग्रुप सी की दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका की टीम सुपर 8 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है।